ये स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो सेकेंड ईयर फिज़िक्स का एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, फेज़ ऑफ एसी। अगर आपको फेज़ ऑफ एसी समझ आ गया स्टूडेंट्स, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो अभी मैं दूसरा टॉपिक भी आपको बताऊंगा, एसी थ्रू रेजिस्टेंस, तो वो इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब फेज़ ऑफ एसी समझने के लिए दो चीज़ें जो है वो समझना इंतहाई ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले आपको फेज़ का पता हो कि फेज़ क्या है, और फेज़ के साथ साथ चूँकि आपके स्मार्ट सिलेबस में पाथ डिफरेंस नहीं है, मैं फिर भी एक कंसेप्ट आपको उसके लिहाज से दे देता हूँ कि पाथ क्या है। अब दो चीज़ें यहाँ पर आपको समझना जरूरी है, एक फेज़ और दूसरा पाथ। फेज़ क्या है स्टूडेंट्स? जब हम एंगल की बात करेंगे, एंगल से मुराद कि जब हम थीटा की बात करेंगे तो फेज़ कहलाएगा, और जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो थीटा जो है वो हमारे पास पाथ कहलाएगा। अब डिफरेंस सेम है कि मीट के दो वेव्स के दरमियान या दो जो है वो लाइंस के दरमियान जो भी फिनोमेना है उनके दरमियान जो है वो एंगल कितना आ रहा है या कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों एंगल का, तो वो फेज डिफरेंस है। और इसी तरह पाथ डिफरेंस से मुराद के दो वेव्स के दरमियान हमारे पास जो है वो कितना डिस्टेंस का फर्क आ रहा है, तो वो पाथ डिफरेंस है। मैं एक जनरल यहाँ पे दो वेव्स ड्रा कर देता हूँ। जैसे एक जो है वो वेव कुछ यूं है और दूसरी जो वेव है हमारे पास वो कुछ यूं है। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, तो ये वेव जीरो पे है, ये ओरिजिन है, और लेट्स से ये 1 है, मैक्सिमम है, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक ये जो पोर्शन आ रहा है ये दोनों का डिस्टेंस है। अब दोनों में इतना फासला है, ये समझिए। अब ये फासला है तो ये यहाँ से यहाँ तक दोनों का पाथ डिफरेंस है। अब एंगल डिफरेंस क्या है या फेज डिफरेंस क्या है, वो इन्हीं को समझें। आगे फर्दर में इसके लिए दो चार बातें करूंगा इंशाल्लाह, इसी को समझे आपको फेज डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। पाथ डिफरेंस आपने समझ लिया कि दो वेव में जितना डिस्टेंस का फर्क होगा वो हमारे पास पाथ डिफरेंस है। अब एक और चीज़ मैं आपको समझा दूँ। अब फेज ऑफ एसी पे आते हैं, यहाँ पर फेज डिफरेंस भी आपको समझा दिया जाएगा। यही दो वेव्स हैं, इसके लिए ये कैसे ड्रा की गई ये मैं अभी बता देता हूँ आपको। ये जो वेव 1 से स्टार्ट हो रही है, लेट्स से ये V0 है, मैक्सिमम है 1, ये हमारे पास कास फंक्शन के लिए जो वेव हम ड्रा करते हैं, कास ऑफ ओमेगा टी समझते हैं। ये जो वेव है जो जीरो पे है, कुछ यूं पैटर्न फॉलो कर रही है, लेट्स से ये मैं लेना ड्रा करके आपको बता देता हूँ ये, ठीक है। अब ये जो वेव है ये साइनोसाइडल फंक्शन के लिए, साइन फंक्शन के लिए है, साइन ऑफ ओमेगा टी, या हमने जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज इससे पहले पढ़ी उसके लिए जो वेव ड्रा की गई ये वो वेव है। अब ये दो यहाँ पर काज वेव क्यों ली गई? काज इस वजह से ली गई क्योंकि हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स RMS वैल्यूज को पढ़ा, रूट मीन स्क्वेयर्ड वैल्यू पढ़ा। अब रूट मीन स्क्वेयर्ड वैल्यू के लिए हमने एक चीज और पढ़ी कि हम इसके लिए काज फंक्शन की भी वेव ड्रा कर सकते हैं, तो लिहाजा यहाँ पर एक मैंने काज और एक जो है वो साइन के लिए वेव ड्रा करना। अब ये जो काज वाली वेव है या जो 1 से स्टार्ट हो रही है मैक्सिमम से, ये हमारे पास वोल्टेज के लिए है, V0 के लिए, और ये जो 0 से स्टार्ट हो रही है या साइन फंक्शन के लिए जो वेव मैंने आपको कहा ये हमारे पास स्टूडेंट्स करंट के लिए है, I के लिए। अब फेज क्या है कि फेज हमारे पास चेंज इन थीटा है, चेंज इन थीटा है इसकी डेफिनेशन, वन वर्ड डेफिनेशन आपको बता दी कि थीटा में जो चेंज आएगा जो हमारे पास थीटा कंसिडर किया जाएगा स्टूडेंट्स वो फेज है, फेज ऑफ एसी। अब ये दो वेव्स मैंने यहाँ पर कंसिडर कर दी। इसके लिए दो चीजें और समझ लें आप, एक हम यहाँ पर कहते हैं फेज लीड और एक फेज लेग। अब फेज लेग क्या है और फेज लीड क्या है? फेज लीड से मुराद मैक्सिमम और फेज लेग से मुराद मिनिमम। कि जब कोई एंगल हमारे पास जो दो वेव्स के दरमियान जो एंगल, लाइंस के दरमियान जो भी समझिए, अगर वो मिनिमम है तो वो फेज लीड लेग है, और अगर मैक्सिमम है तो वो फेज लीड है। लीड मीन्स उसी तरह बड़ा और या मैक्सिमम, और लेग मीन्स के कम या मिनिमम, ठीक है। फिर यहाँ पर हम एक जो है वो एक ड्रा करते हैं, इसके लिए एक फॉर्म, एक फेजर डायग्राम, या ये समझिए इसके लिए एक स्केल जनरेट करते हैं जिससे हम फेज जो है वो वेक्टर, फेजर वेक्टर जो है वो ड्रा करते हैं। लेट्स से हमारे पास अगर 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट वोल्टेज यहाँ पर, मैं ये कहता हूं कि 50 वोल्ट के लिए 1 सेंटीमीटर शो कर दो।
50 वोल्ट के लिए 1 सेंटीमीटर शो कर दो। अब अगर 50 वोल्ट के लिए 1 सेंटीमीटर है तो 200 के लिए फिर मेरे पास ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 सेंटीमीटर। अब इसके लिए जो मैं वेक्टर ड्रा कर रहा हूँ, इस डायग्राम को समझना, वेक्टर को समझना, आपको इंशाल्लाह इजीली समझ आ जाएगी। अच्छा, तो 200 वोल्ट विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फिर एक और बात यहाँ पर स्टूडेंट्स याद रखें, वो बात क्या है कि जब मैक्सिमम होगा तो हम फेजर वेक्टर ड्रा करेंगे वर्टिकल एक लाइन से। अपने पास नोट कर लें, एक वर्टिकल लाइन से ड्रा करेंगे। जब हमारे पास मिनिमम या जीरो पे आएगा ये हमारे पास वेव, तो हम यहाँ पर इसके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको जो है वो शो करेंगे। अब मैं, अगर ये बातें आपने अपने पास नोट कर ली हैं, तो मैं अब इसके लिए वो रोटेशन जो है वो आपको समझा देता हूँ। यही हमारे पास फेज ऑफ एसी है। फिर इससे हम वो एंगल वो फेज से करेंगे कि दो वेक्टर्स के दरमियान या दो वेव्स के दरमियान क्या बन रहा है। तो मैक्सिमम होगा तो वर्टिकल एक लाइन ड्रा करेंगे और मिनिमम होगा तो हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रा कर दी जाएगी। अच्छा, अब मैं ड्रा करता हूँ फोर्सेस। देखिए वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम है। वोल्टेज क्या है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम है, 1 से स्टार्ट हो रही है, तो लिहाजा एक वर्टिकल लाइन इसके लिए ड्रा कर। ठीक है, करंट जो है वो मिनिमम है, 0 पे है, तो उसके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर। फिर वोल्टेज देखें कम होते होते कहां पे आ गई, मिनिमम पे, 0 पे। वोल्टेज 0 पे आ गई तो इसके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रा कर दो। ठीक है, और करंट जो है वो देखें 0 से हटा और मैक्सिमम पे पहुंचा यहां तक, तो इसके लिए एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दो। ठीक, फिर देखें ये वोल्टेज जो है वो लोअर साइड पे मैक्सिमम, डायरेक्शन डाउनवर्ड, लोअर साइड पे जो है वो मैक्सिमम होगी वोल्टेज 0 से लोअर साइड पे मैक्सिमम, तो डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी, ऐसे बना दी, मैक्सिमम है मगर डाउनवर्ड है। और इसी तरह करंट देखें तो फिर मिनिमम मींस के 0 पोजीशन पर है, मिनिमम 0 फिर देखें ये वोल्टेज हमारे पास फिर मिनिमम साइड से कहाँ को अप्रोच कर रहे हैं, 0 को, उसके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें। और फिर देखें कि यहाँ पर करंट 0 से लोअर साइड पे मैक्सिमम आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है करंट, तो फिर ये डायरेक्शन डाउनवर्ड और मैक्सिमम एक लाइन से ड्रा करें। फिर देखें स्टूडेंट्स ये वोल्टेज जो है वो हमारे पास 0 से फिर मैक्सिमम जा रहा है, तो एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दी इसके लिए। और करंट जो है वो लोअर साइड से मैक्सिमम को 0 को अप्रोच कर रहा है, तो उसके लिए अगेन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बन रही है। कैसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बन रही है, ये देखें, इसको मैं अगर ये दूसरा मैं यहाँ पर ये एक पेन इसके साथ कंसिडर करता हूँ, तो ये देखें पहले यूं था, जब इसको रोटेट करूंगा तो कुछ यूं आएगा, फिर रोटेट करूं तो कुछ यूं आएगा, फिर रोटेट करूं तो कुछ यूं आएगा मेरे पास, और लास्ट में जब इसको मैं अगेन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं तो ये मेरे पास कुछ यूं आएगा। ये टोटल एंटी क्लॉकवाइज एक रोटेशन क्रिएट करते हुए यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो फिर अब फेज क्या है, ये तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इसकी हमने देखी दोनों के दरमियान। अब फेज क्या है कि फेज वो एंगल है जो इन दो करंट और वोल्टेज के दरमियान रिलेशन शो कर रहा है, और वो रिलेशन क्या है कि वो थीटा है, और वो थीटा यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 डिग्री। ये फेज ऑफ कि वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। अब ये एंगल कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स, ये एंगल 0 भी हो सकता है, ये एंगल मैक्सिमम जो है वो 90 भी, 180 भी, 270, 360 मीन के कोई भी एंगल 30, 40, 45 कुछ भी हमारे पास बन सकता है। ये हमारे पास फेज ऑफ एसी है। इसके बाद नेक्स्ट अभी मैं जो है वो आपको छोटा सा टॉपिक और बता देता हूँ, वो हमारे पास एसी थ्रू रेजिस्टेंस है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और है कि एसी थ्रू रेजिस्टेंस, और फिर इसके साथ पावर डिसिपेशन या पावर लॉस इन रेजिस्टेंस। अब जो मैंने सबसे पहला लेक्चर आप लोगों को दिया था, वहाँ पर एसी के केस में मैंने एक बात आपको समझाई थी कि जब हमारे पास कोई अल्टरनेटिंग सोर्स यूज़ कर दो और उसके साथ सर्किट में एक रेजिस्टर लगा दो, तो क्या होगा कि करंट जो है वो हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट करेगा और रिवॉल्व करेगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रिवॉल्व करेगा। ठीक है, उस सर्किट के अंदर।
अब ये होगा कैसे कि वो मैंने एक फ्रीक्वेंसी आपको बता दी थी कि हमारे पास 50 हर्ट्ज है, जो डोमेस्टिक लेवल पे फ्रीक्वेंसी है पाकिस्तान के अंदर, डोमेस्टिक फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। मीन के 50 टाइम जो है वो विद इन सेकंड्स या मिनट, जो भी आप टाइम कंज्यूमिंग है इसके लिए, तो उसमें ये क्लॉकवाइज भी रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट करता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, और वो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज है। अब इसके लिए दो ये डायग्राम समझनी है, और अभी जो मैंने आपको समझा दिया फेज ऑफ एसी, वो थोड़ा सा आपने समझना है, इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक क्लियर रहेगा। अब एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी, I which is equal to I naught sin of omega t और V which is equal to V naught sin of omega t। अब साइनोसाइडल वेव हमने करंट के लिए भी बना दी थी स्टूडेंट्स, और साइनोसाइडल वेव हमने वोल्टेज के लिए भी बनाई। ये वोल्टेज टाइम ग्राफ है और ये करंट टाइम ग्राफ है। अब वोल्टेज टाइम ग्राफ भी सेम इसी तरह जैसे करंट टाइम ग्राफ, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये भी साइन फंक्शन है और ये भी साइन फंक्शन है, सेम इंस्टेंटेनियस वैल्यूज पे सेम आपको ग्राफ मिलेगा, करंट के लिए भी और वोल्टेज के लिए भी। क्यों? कि यहाँ पर दोनों साइनोसाइडल वेव्स हैं, साइन फंक्शन यूज हो रहे हैं। अच्छा, फिर ये उसी तरह जीरो पे जो वैल्यू होती है, 90 पे मैक्सिमम, 180 पे फिर जीरो, 270 पे लोअर साइड पे मैक्सिमम, 360 पे फिर जीरो। इसी तरह साइन वेव है यहाँ पर भी, तो जीरो पे जीरो, 90 पे मैक्सिमम, 180 पे जीरो, 270 पे लोअर साइड पे मैक्सिमम, 360 पे अगेन जीरो। अब इसके लिए वही फेज अब ड्रा कर दें, तो उसी तरह जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हम मैक्सिमम के लिए यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे और मिनिमम या जीरो के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। तो ये सबसे पहले जीरो है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दो, ठीक। फिर मैक्सिमम है तो एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दो, फिर जीरो है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दो इसके लिए स्टूडेंट्स। फिर हमारे पास लोअर साइड पे मैक्सिमम है तो लोअर साइड पे एक जो है वो डायरेक्शन डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दो। फिर यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो जीरो है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दो। इसी तरह करंट के केस में एक लाइन जो है वो जीरो है तो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दो, मैक्सिमम है तो एक वर्टिकल लाइन जो है वो इसके लिए ड्रा कर दो, फिर जीरो है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रा कर दो। फिर हमारे पास लोअर साइड पे मैक्सिमम है तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रा कर दो, फिर जीरो है तो ऐसे जो है वो एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रा कर दो। तो अब आप देख सकते हैं ये भी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, पहले यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं और लास्ट में यूं। और फिर आप एक और चीज नोट कर सकते हैं, वहां पर भी और यहाँ पर भी, कि जहां से हमने स्टार्ट लिया हम वापस पहुंचे वहीं तक, उसी फेज वेक्टर तक पहुंचे। अब यहाँ पर भी आप अपनी मर्जी से स्टूडेंट्स इसकी लेंथ के लिए 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर जैसे भी है आप उसके लिए ग्राफ या एक वैल्यू जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, अपनी मर्जी की चूज कर सकते हैं। अब साइन फंक्शन के लिए सेम ग्राफ ये भी है और साइन फंक्शन के लिए सेम ग्राफ हमारे पास ये भी है। फेज यहाँ पर भी हमने ड्रा कर दिया, फेज वेक्टर यहाँ पर भी ड्रा कर दिया। एक और चीज यहाँ पर अगर चेक करें तो ना फेज लीड वाला काम है और ना ही फेज लेग वाला काम है। अब क्यों नहीं है स्टूडेंट्स फेज लीड और फेज लेग? इस वजह से फेज लीड तब नहीं है, क्यों? और फेज लेग क्यों? कि ये दोनों साइन फंक्शन के ग्राफ है। यहाँ पे अगर जीरो है तो ये भी जीरो है, ये मैक्सिमम तो ये भी मैक्सिमम, ये मिनिमम तो ये भी मिनिमम, ये लोअर साइड पे मैक्सिमम तो ये भी लोअर साइड पे मैक्सिमम। वोल्टेज और करंट की बात करो, ये जीरो तो ये भी जीरो। और फिर दूसरी बात, अगर इसका फेज वेक्टर उठाएं तो ये ऐसे है फेज वेक्टर जीरो पे, तो करंट का फेज वेक्टर उठाओ तो वो भी जीरो पे कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं। जब पैरेलल तो थीटा हमारे पास 0 डिग्री कंसीडर करती है, तो फेज एंगल जो यहाँ पर होगा या जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा फिर ऐसी थ्रू रेजिस्टेंस। अच्छा, फिर एक और चीज, ना फेज लीड है ना फेज लेग है, ये भी याद है। अब पावर डेसिपेशन, अगर पावर डेसिपेशन पे आओ या पावर लॉस इन रेजिस्टेंस पे आओ तो प्योर रेजिस्टेंस के केस में जो प्योर रेजिस्टर होगा स्टूडेंट्स, उस केस में आपके पास जो पावर होती है वो वी आई होती है। अब V जो है वो हमारे पास आई आर के इक्वल होता है, I यहाँ पर पुट कर दो आई आर तो ये आई स्क्वायर आर हो जाएगा। अब देखिए तो I पे स्क्वायर है, I पे स्क्वायर है। जब I पे स्क्वायर है स्टूडेंट्स तो कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो नेगेटिव रहे, सारी की सारी पॉजिटिव आएंगी। जब सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी तो फिर हमारे पास फेज लीड या फेज लेग वाला काम ही खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो पावर डेसिपेशन होगी वो होगी प्योर रेजिस्टेंस के केस में, और वो हमेशा क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ये बात आपने याद रखनी है। और रेजिस्टर यहाँ पर चूंकि रेजिस्टर लगा दिया गया तो इस रेजिस्टर के केस में जो रेजिस्टेंस होगी वो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी वो R which is equal to V by I होगी।
V बाय I होगी, इस अमाउंट का रेजिस्टेंस होगा। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ जो इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है यहाँ पर, वो ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर अब ये जो रेजिस्टेंस है ये इंडिपेंडेंट ऑफ, ये याद रखना, ये रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, ये रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, या रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसी थ्रू रेजिस्टेंस के केस में आपने 2 से 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले वही सर्किट डायग्राम जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझा दी थी कि एक अल्टरनेटिंग सोर्स यूज करें, उसमें रेजिस्टर लगाएं, और फिर जब यहाँ से ये पॉजिटिव हाफ आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव जनरेट होगा, ये नेगेटिव हाफ आएगा तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, और करंट उसी तरह फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल या हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो फिर उसी तरह ये फ्लक्चुएशंस आएंगी कि ये क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। अब ये 2 ग्राफ आपने समझने, क्योंकि साइन फंक्शन है यहाँ पर भी सेम ही ग्राफ, साइन फंक्शन है सेम ही ग्राफ। अब इन दोनों में चूंकि आप देख सकते हैं कि v विच इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो यहाँ पर ये 0 तो ये 0, ये मैक्सिमम तो ये मैक्सिमम, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर थीटा जो है वो हमारे पास 0 डिग्री होगा। पावर डिसिपेशन में I स्क्वायर है तो मैक्सिमम, I स्क्वायर है तो मैक्सिमम, तब मैक्सिमम है, क्यों मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर आ गया इस पे, जब स्क्वायर है तो कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं रहेगी, सारी की सारी पॉजिटिव है। अब रेजिस्टेंस भी होगी, और वो किस अमाउंट का होगा, इस अमाउंट का रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा, और ये रेजिस्टर हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और फिर दूसरी बात, यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो पावर डिसिपेशन होगी। फिर दूसरी बात, ना ही फेज लीड होगी यहाँ पर, और ना ही फेज लेग का कंसेप्ट होगा यहाँ पर। ये 2-4 बातें आपने याद रखनी है। बुक में आप पढ़ें इस स्टेटमेंट को, थोड़ा सा मैंने चेंज जो है वो प्रूव करवाया आपको। अब बुक में जो है वो इसकी फॉर्म देखें, यहाँ पर ये फॉर्म सुने समझे, जहाँ से फिर भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।